गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोगों के साथ हम ये सेकंड चैप्टर की लास्ट वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो यानी फोर्थ वीडियो है आप लोगों की। चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, कहने को तो बेटा मैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन आप लोगों का जो 30% वाला सिलेबस कटने का जो फंडा है, जो अब की बार सीबीएसई ने आप लोगों के लिए किया है, उसके लिए उसने थर्ड चैप्टर को काट दिया है। थर्ड चैप्टर में से 3 ऑपरेशंस छोड़े हैं। पहला 1990-91 का प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसको आप लोग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हो। ठीक है, दूसरा आप लोगों का है 1998 का ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ठीक है, 2003 का 19 मार्च 2003 का ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये जो 3 हैं, ये 3 आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा एक चौथा और रह गया बेटा, 2001 का है वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, कहने को वो रह गए, कहने को वो काट दिया है, लेकिन इसके साथ एक अरब स्प्रिंग नामक टॉपिक भी जोड़ दिया है। ठीक है, अरब स्प्रिंग के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे चुकी हूँ। और ये जो 3 आप लोगों के ऑपरेशंस हैं, ये चैप्टर 3 में आप लोगों को मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, जो ऑपरेशन नंबर 4 है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये बेटा बेशक यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ हम अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्योंकि अब की बार ये जुड़ा है, वहाँ पर आप लोगों को ये ऑपरेशन भी काम आएगा। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो वेल एंड गुड। ओके, तो आप लोगों को इसी चैप्टर में वो सभी ऑपरेशंस जोड़ के पढ़ने हैं, साथ में प्लस करके अरब स्प्रिंग भी। ओके, अब हम शुरू करते बेटा इस चैप्टर के जो लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, बस वही करने के लिए। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा संघर्ष और तनाव है। तो जो संघर्ष और तनाव है बेटा, ये वो टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने सोवियत संघ का विघटन करवा दिया। ठीक है, हम लोगों ने विघटन के कारण भी किए, हम लोगों ने विघटन के परिणाम भी किए, लेकिन उस विघटन के परिणाम में, यानी जब विघटन हो चुका था, तो जो भी मध्य एशिया के देश कहो या पूर्वी यूरोप के देश कहो, किसी में भी शांति नहीं थी। एक भी देश ऐसा नहीं था जहाँ पर शांति बहाल हो और आज़ाद होते उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होगी हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर कुछ आप लोगों को मैंने देश लिख के दे रखा है, यही आप लोगों की बुक्स में भी है कि इन देशों में आज़ाद होने के बाद क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा, सबसे पहले संघर्ष और तनाव वाले हिस्से में सबसे पहले आ जाएगा चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है, चेचन्या और दागिस्तान, इन दोनों इलाकों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हो गए थे। और ये आंदोलन बेटा इतने बड़े लेवल पे हो गए थे कि 101% ये हालात इतने बुरे करने वाला आंदोलन बन गया था कि बहुत सारे लोग, बड़ी मात्रा में लोग आपस में मर रहे, कट रहे, दुनिया भर के हालात खराब कर दिए थे। ठीक है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए सोवियत संघ को जिम्मेदारी दी गई। ठीक, सोवियत संघ ने इसकी जिम्मेदारी ली भी, यानी जो रशिया बच गया था उसने इसकी जिम्मेदारी ली भी, और अपनी तरफ से उन्होंने मॉस्को से प्लेन उड़वाए कि वहाँ पर जाकर शांति बहाल करके आओ। लेकिन मॉस्को के इन जहाज़ों ने बेटा इतने बड़ी मात्रा में बमबारी करी कि सारे मानवाधिकारों की धज्जियाँ उड़ गई। ठीक है, यानी कि जो कार्रवाई मॉस्को ने की वो मानवाधिकारों के खिलाफ थी। ठीक है, इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर लोगों को एक साथ नहीं मारा जा सकता। ठीक है, इसके बाद है बेटा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, कई बार आ चुका है। इसमें 10 वर्षों के लिए या 2001 तक गृह युद्ध चला था। बहुत बुरे हालात बन गए थे तजाकिस्तान के। गृह युद्ध होता है बेटा अपने ही देश के अंदर बुरे हालातों का जन्म लेना। ठीक है, इसके बाद बेटा अजरबैजान। अजरबैजान में एक इलाका है बेटा कराबाख। इस कराबाख इलाके में अर्मेनियाई लोग रहते हैं। ठीक है,
और ये बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ के लिए आंदोलन पे आंदोलन करे जा रहे थे कि हम लोगों को अजरबैजान के साथ नहीं रहना, हम लोग इनसे अलग होकर अपने खुद के देश आर्मेनिया में जाकर रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अजरबैजान इनको जाने नहीं दे रहा था, तो ये हिंसक प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें बुरे हालात आर्मेनियाई लोगों की वजह से। जॉर्जिया में भी 2 प्रांत थे जो खुद को जॉर्जिया से आज़ाद करवाना चाहते थे, और इन स्थितियों ने जॉर्जिया में गृह युद्ध की स्थितियां पैदा कर दी। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम्स ने जो इन 2 प्रांतों में हो रही थी, इनकी वजह से जॉर्जिया गृह युद्ध की चपेट में आ गया। ठीक है, गृह युद्ध की चपेट में क्यों आया? क्योंकि ये प्रांत अपनी जॉर्जिया की सरकार से संतुष्ट नहीं थे। या तो हमें आज़ाद कर दो या अपनी शासन व्यवस्था को चेंज कर दो, उनके सिर्फ यही 2 मुद्दे थे। ठीक, यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया, इन तीनों में मौजूदा शासन व्यवस्था जो चल रही थी, लोग उसको हटाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर संघर्ष किए थे। ठीक है, और सबसे बुरी बात, विभिन्न देशों में अगर एक ही नदी जा रही है तो उस नदी के जल के बंटवारे को लेकर सब लड़ रहे हैं। तो नदी जल के बंटवारे को लेकर तो एक नहीं बेटा, बहुत सारे देश थे जो आपस में खूब भिड़ रहे थे। ठीक है, इसके बाद है जो मध्य एशिया के देश थे, जो प्रॉपर मध्य एशिया के देश थे, उनको लेकर विभिन्न देशों की रणनीतियां क्या थी वो देखो। इस मध्य एशिया के देशों में बहुत सारी तेल कंपनी आई बेटा, बड़े बड़े देशों की, अमेरिका की, रशिया की या फिर ब्रिटेन की, इन सब की तेल कंपनियां आई और हर एक चाहती है कि वो इस मध्य एशिया के किसी देश पर अपना अधिकार जमा ले और उस अधिकार के माध्यम से वो खूब तेल का निर्यात करा दे। ठीक है, और उससे खूब पैसा कमा ले। ठीक, इसीलिए इन तेल कंपनियों में एक होड़ सी मची हुई थी मध्य एशिया के इलाके में। ओके, इसके बाद बेटा इसी मध्य एशिया के देशों के लिए बता रही हूँ, जो अमेरिका है वो यहाँ पर सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था। ठीक, सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था, इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। इसके लिए ये मान भी गया, इसके लिए इसने कहा कि मुझे किराए पे दे दो, मैं प्रॉपर किराया चुकाऊंगा। ठीक है, यानी मध्य एशिया देखो कितनी महत्वपूर्ण बन गया है सभी देशों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन बेहद बड़ी मात्रा में थे। ओके, इसके बाद मध्य एशिया के देशों के लिए चीन और रूस दोनों ही अच्छे रिलेशन निभाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मध्य एशिया के सारे देश इनके निकटवर्ती विदेश हैं, ये खुद उनसे अच्छा रिलेशन चाहते थे। अच्छा रिलेशन क्यों चाहते थे? क्योंकि इनको लगता था कि अगर हमने मध्य एशिया के देशों के साथ अच्छे रिलेशन रखे तो ज़्यादा नहीं तो हम लोग अपने लिए संसाधनों को हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था मध्य एशिया में। ओके, इसके बाद चेकोस्लोवाकिया एक देश था बेटा, इस वक्त आपके यूएसएसआर में, ये टूट गया। चेकोस्लोवाकिया 2 देशों में बट गया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, ये 2 देश अलग अलग बन गए। अगर आज आप वर्ल्ड के मैप में यूरोप का अगर देखोगे तो यूरोप में आपको ये 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा यूगोस्लाविया बेटा, यूगोस्लाविया तो टूट के बेचारा 4 हिस्सों में ही बट गया, पूरी तरीके से ये तो विखंडित ही हो गया था। ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना वगैरह वगैरह सभी यही देश हैं जो आपके यूगोस्लाविया को तोड़कर अलग अलग बने हैं। यानी पहले एक देश था, अब ये 4 देश हो गए हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्ष के संस्थापक देशों को मानचित्र में दिखाइए।
अब बच्चों ने 4 तो भर दिए, युगोस्लाविया को कंटिन्यू ढूंढे, वो युगोस्लाविया दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो तो 4 देशों में बट गया है। ठीक है, तो आज के वर्तमान के मैप में युगोस्लाविया नहीं दिखता, युगोस्लाविया की जगह 4 देशों का अस्तित्व नजर आता है। ओके, इसके बाद बेटा आपका लास्ट टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देश। देखो शब्द किस तरह का इस्तेमाल किया है, पूर्व यानी पहले का, साम्यवादी देश यानी जो पहले एक साम्यवादी देश था, जो साम्यवादी देश था वो है आपका रूस। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट कहें तो रूस और भारत के रिलेशनशिप। ठीक, जैसे कि हर चैप्टर के लास्ट में भारत के उन देशों के साथ रिलेशनशिप बताए जाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम इनके रिलेशनशिप बता रहे हैं। ओके, ये दोनों रूस हो चाहे भारत हो, दोनों के दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना करते हैं। बहुध्रुवीय यानी अब हमारा विश्व एक ध्रुवीय है, एक अमेरिका का ही वर्चस्व है बस। लेकिन ये चाहते हैं, दोनों देश चाहते हैं कि विश्व में कोई एक महान शक्ति ना हो, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण देश उभर के सामने आए जो विश्व में अपना बोलबाला जमाते हों। ठीक है, इसके बाद है सैन्य साजो सामान भारत सारा रशिया से खरीदता है। अब जब आत्मनिर्भर भारत की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तब से सेना में भी ये आवाज़ उठने लगी है कि अब सेना का जो भी सामान बने वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही निर्मित हो। ठीक है, लेकिन बेटा इससे पहले सारा सामान आप लोगों का रशिया से ही आता था और अभी भी आता है। वो तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जिस दिन पूरी होगी उस दिन ये चीज़ें बनेंगी और हम लोग भारत की बनी हुई चीज़ें भारत में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा तेल की संकट की घड़ी में सहयोग किया था रशिया ने। भाई सच्चा मित्र वही होता है बेटा जो उस समय पर हमारी हेल्प करे जब हमें उसकी हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, तो हमारे ऊपर तेल के संकट आ चुके थे। 1960 का दशक हमारे यहाँ पर खतरनाक दशक माना जाता है इंडिया में। ठीक है, उस वक्त अकाल पड़ गया इतने सारे, में चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, इनके साथ युद्ध करने पड़ गए, जिसके कारण हमारे पास पैसा नहीं रहा, हमारी मानसून भी असफल हो गई थी। ठीक है, और जब हमारी मानसून भी असफल होगी तो खाद्यान्न का भी संकट हो गया। यानी भारत इतनी बुरी स्थितियों में कभी नहीं आया जितनी बुरी स्थितियों में 1960 के दशक में आ गया था। उस वक्त रशिया ने, जिसको हम लोग हिंदी में रूस बोलते हैं, उसने हमें तेल दिया था, उसने हमें तेल दिया था सस्ती दरों पर, यानी तेल भी दिया और वो भी सस्ता। ओके, इसके बाद आता है बेटा जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा उठता है, क्यों कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुद्दा है, और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी बार भी कश्मीर का मुद्दा उठा है, आपके रशिया ने हमेशा हमेशा भारत का ही पक्ष लिया है। ठीक है, हमेशा भारत को ही आगे रखा है। ठीक है, इसके बाद बेटा ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग करना। जो रशिया है वो बहुत बड़ी मात्रा में भारत को ऊर्जा की आपूर्ति कराता है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है भारत और रशिया की फ्रेंडशिप का। आतंकवाद का विरोध दोनों देश मिलकर करते हैं। ठीक है, अगर इनके खिलाफ कोई भी गतिविधि या कोई भी जानकारी साझा करनी है तो दोनों इंटरनेशनल लेवल पर दोनों देश एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ठीक, इसके बाद आता है बेटा भारतीय परमाणविक योजना में भी सहयोगी है। भारतीय परमाणविक योजना यानी जो परमाणु हथियार भारत निर्मित कर रहा है या करता है, उस योजना में ये संपूर्ण तरीके से सहयोगी बना हुआ है। ठीक है, ये संपूर्ण तरीके से सहयोगी बना हुआ है और उसी सहयोग के आधार पर भारत ने अंतरिक्ष में झंडे गाड़ दिए। ठीक है, लेकिन बेटा भारत
अपने आप से भी बहुत मजबूत स्थिति में आ चुका है परमाणविक शक्ति को लेकर। ठीक है, ये भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। उद्योग हुआ, उपग्रह संचार तंत्र हुआ या वैज्ञानिक परियोजनाएं हुई, सभी में दोनों देश एक दूसरे का खूब सहयोग करते हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग करते हुए, तकनीक हुई, पैसा हुआ, कुछ भी हुआ, हर चीज का सहयोग चल रहा है, जिसके कारण भारत और रशिया दोनों के रिलेशन जो पहले से अच्छे थे वो आज भी अच्छे ही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर हो जाता है फिनिश। लेकिन आप लोगों के जो 3 ऑपरेशन जुड़े उनकी वीडियो 3rd चैप्टर के रूप में मैं पहले बना चुकी हूँ। एक टॉपिक जुड़ा अरब स्प्रिंग, वो भी आप लोगों को 2 वीडियो के रूप में मैं पहले दे चुकी हूँ। तो मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड वाली बुक है उसकी तकरीबन हर चैप्टर की सभी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।